दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और मेरे इस YouTube चैनल के मंच पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी जिनकी पिछले कल ही जिनकी जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत होगी और उनकी मौत के बाद यकायक एक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर मुख्तार अब्बास अंसारी, यहां तक मुख्तार अब्बास अंसारी के पारिवारिक सदस्यों की बात करें तो उन्होंने एक आरोप सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की सरकार पे जड़ाया कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेल में उन्हें धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन दिया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ जेल के अधिकारियों और मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह पुष्टि की गई है कि दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई है। बहरहाल सरकार ने एक पूरी कमेटी भी इस सारे विषय में बना दी है जो आने वाले एक महीने में रिपोर्ट देगी कि मौत के वास्तविक कारण क्या थे। लेकिन प्रथमा दृष्टि से हम आज ये जानेंगे कि मुख्तार अब्बास अंसारी है कौन। मैंने तमाम मुख्तार अब्बास अंसारी के ऊपर तमाम एक तथ्यों के आधार पर जो रिसर्च की है, उसी रिसर्च को आज आपके सामने मैं अपने इस चैनल के मंच से रखूंगा और अंत में ये दर्शकों के ऊपर छोड़ दूंगा कि वो क्या सोचते हैं मुख्तार अब्बास अंसारी को लेके। देखिए, मुख्तार अब्बास अंसारी जिसके बारे में हम बात करें तो इनके जो दादा थे मोहम्मद अंसारी, वो एक ज़माने में 1927 और 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जानिए, ये व्यक्ति उस खानदान से बिलोंग करता है और इसके एक और इनके रिश्तेदार, इनके रिलेटिव, जिसे हम ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से हम जानते हैं, उस्मान अंसारी, वो भी इनकी पारिवारिक सदस्य रहे हैं। यहाँ तक ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी की बात है तो मैं आपको ये कह दें कि ये वही ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी हैं जिन्हें नौशहरा का शेर कहा जाता है। ये वही ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी हैं जो बलोच रेजिमेंट से थे। 1947 में जब हम पार्टीशन हुई और ये भारत आए और इन्होंने आते ही इंडियन आर्मी ज्वाइन की और जैसे ही 1948 में पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया और इन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया और इसी ब्रिगेडियर उस्मान ने वहाँ दलेरी से काम करते हुए जो नौशहरा सेक्टर है वहाँ अपने प्राणों की आहुति दी और नौशहरा सेक्टर को बचाए रखा, उसकी आन बान पे कोई आंच नहीं आने दी। और यहाँ तक आपको ये भी बता दें कि उसी नौशहरा में एक स्थान है, झंगर नाम का एक स्थान है, जिसे इन्होंने पाकिस्तान ट्रूप से खाली कराया और वहाँ पे जाके इंडियन आर्मी का कब्जा किया। लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी ने वहाँ पे कब्जा किया, पाकिस्तान आर्मी ने दोबारा वहाँ पे एक अटैक किया। उसी हमले के दौरान एक गोली ब्रिगेडियर उस्मान को लगी और वो शहीद हो गए। और उन्होंने शहीद होने से पहले अपनी रेजिमेंट को ये कहा कि देखिए, मेरी मौत का बदला आपने यही लेना है कि इस झंगर को दोबारा पाकिस्तान के सैनिकों से हमें खाली करवाना। और फिर भारतीय सेना ने उस स्थान को दोबारा पाकिस्तान की आर्मी से जीत लिया। तो ये मुख्तार अंसारी वस्तुतः उसी खानदान से आते हैं। और इनके एक और रिश्तेदार अब्दुल हमीद अंसारी, जो भारत के ऊपर राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो विदेश में जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और अनेक प्रकार के सरकारी पदों पर रहे हैं, मुख्तार अंसारी उसी खानदान से आते हैं। और आज हम जानेंगे मुख्तार अंसारी कि वस्तुतः मुख्तार अंसारी हैं कौन। देखिए, 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म होता है और जन्म के बाद ही जैसे अपने ये कॉलेज के दिनों में जाते हैं, ये एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी भी थे और हॉकी के खिलाड़ी भी थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जैसे ही ये थोड़े बड़े हुए, 17 वर्ष की आयु में, जब 1970 और 75 के दशक में जब वहाँ उस समय जो भारत की सरकार थी उसने पूर्वांचल में कुछ सुधार करने के कार्यक्रम किए। पूर्वांचल सरकार की एक लिस्ट में था कि यहाँ पे वो चाहती थी कि यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाए, पूर्वांचल में जो जनजीवन है उसे जनजीवन का स्तर ऊपर उठाया जाए। इस प्रकार अनेक प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जब सरकार ने लगाने शुरू किए तो तब वहीं कॉन्ट्रैक्ट्स की एक वार शुरू हुई। और मुख्तार अंसारी ने शुरुआती दौर में, ये मक्खन सिंह एक गैंग था, मखनू सिंह का गैंग, उसके सदस्य बने और मिलके इन्होंने वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स का खेल खेलना शुरू किया। लोगों को धमकाया जाने लगा, लोगों को मारा जाने लगा और इस तरह छोटे मोटे अपराध करते हुए मुख्तार अंसारी आगे बढ़ने लगे। और उसी दौरान उनकी जो अदावत थी एक दूसरे गैंग के साथ हो गई। जो दूसरा गैंग था, जिसे साधु सिंह का गैंग कहा जाता था, उसके साथ इनकी अदावत हुई और उसी अदावत में इन दोनों की राइवलरीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो साधु सिंह के एक क्लोज एसोसिएट थे बरजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की आपस में ठनती गई। और एक दफ़ा जब ये इतनी ज़्यादा ठन गई कि एक 100 करोड़ का एक जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के लेने के एवज में दोनों तरफ से बहुत बड़ी गोलीबारी हुई और मुख्तार अंसारी और बरजेश सिंह का जो नाम था पूरे पूर्वांचल में बजना शुरू हो गया। यहाँ तक हम आपको बता दें कि बरजेश सिंह भी एक नामी
व्यक्ति थे और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टर थे, और उन्होंने भी अपना जो पूरा दबदबा था पूर्वांचल की राजनीति में बनाए रखा था, चाहे वो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे कोल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हों। इस तरह इन दोनों गैंग्स की आपस में अदावत चलती रही, और मुख्तार अंसारी ने वहीं से ये ठान लिया कि अब उन्हें राजनीति में भी उतरना है। राजनीति में उतरने के बाद उन्होंने ये ठाना कि अब उन्हें माऊ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है। और मैं आपको यहाँ में ये जानकारी दे दें कि मुख्तार अंसारी माऊ से लगभग 7 बार विधायक रहे, और जिसमें दो बार वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वहाँ के विधायक रहे। तो इसी मुख्तार अंसारी, ये वही मुख्तार अंसारी है। आज हम आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी का इतना दबदबा था कि जब ये कभी जेल काटने जाते थे तो जेल में इनके लिए वो एक बैडमिंटन कोर्ट तक बनाया गया था। ये सुबह शाम वहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, और उस जिले के आला अधिकारी आके इनसे बैडमिंटन खेलते थे। इस प्रकार का दबदबा था, किस प्रकार की कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये व्यक्ति आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में और ख़ासकर भारतीय राजनीति में एक चीज़ हमेशा रहती है, एक तुष्टीकरण की राजनीति रहती है। और उसी तुष्टीकरण की राजनीति में ये होता है कि आदमी आगे बढ़ता है, अपनी धर्म, अपने कौम, अपनी जात का इशारा लेता है, वो सहारा लेता है, और उसी सहारे के आधार पर देश के तमाम राजनीतिक दल उसे संरक्षण देते हैं। और मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा हुआ। सूबे की सरकार चाहे मुलायम सिंह यादव की हो, चाहे मायावती की हो, दोनों ने मुख्तार अंसारी को अपने हिसाब के साथ उसे अपने साथ बनाए रखा, और उसका उपयोग मुस्लिम वोट बैंकों के लिए करते रहे। बहरहाल ये थोड़ा सा उसका परिचय था। मैं फिर पुनः उसी पे आता हूँ कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की ये जो अदावत थी, और एक बार ब्रजेश सिंह की गैंग ने यह ठान लिया कि मुख्तार अंसारी को अब वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ब्रजेश सिंह ने उसी के ऊपर एक रेलवे फाटक के ऊपर इसका नाका लगा के रखा हुआ था। जैसे ही मुख्तार अंसारी अपनी गाड़ी में वहाँ पे पहुँचे और ब्रजेश सिंह अपने गैंग्स के साथ मुख्तार अंसारी की गाड़ी पे टूट पड़ा, दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। और उस फायरिंग में ये हुआ कि मुख्तार अंसारी गैंग के 3 लोग वहीं पे मारे गए, लेकिन मुख्तार अंसारी किस्मत का धनी और भाग्य का उसे सहारा मिला। मुख्तार अंसारी वहाँ से भाग निकला, और बाग खेतों से भागते हुए बच निकला, और इसी मुठभेड़ में ब्रजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। और कहा यह जाता है कि जब ब्रजेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और मुख्तार अंसारी बच निकला, मुख्तार अंसारी के जो हौसले से वो बिल्कुल हौसले बुलंद हो गए, और मुख्तार अंसारी बाद में राजनीति में आए। जैसे वो माऊ के विधायक बन गए तो ब्रजेश सिंह को भी ये लगने लगा कि अब मुख्तार अंसारी के साथ निपटना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उसी समय ब्रजेश सिंह ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे कृष्णानंद राय, और उन्होंने कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के, माफ़ कीजिएगा, विधायक नहीं थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कृष्णानंद राय। उन्होंने कृष्णानंद राय के साथ मिलकर कृष्णानंद राय को सहयोग देना शुरू किया। कृष्णानंद राय जो कट्टर हिंदूवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो कट्टर सनातनी थे, वो उनकी मुख्तार अंसारी के साथ एक अदावत शुरू से ही रहना शुरू होगी। और बाद में कृष्णानंद राय ने जब चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मद मुख्तार जो अंसारी थे, उनके भाई थे अफजल अंसारी, जो 5 बार के लगातार विधायक थे उस्मानाबाद क्षेत्र से, उन्हें हरा दिया। ये हार मुख्तार अंसारी को इतना दर्द देगी कि मुख्तार अंसारी ने यह ठान लिया कि उन्होंने कृष्णानंद राय को अपने राह से हटाना है। और फिर अब यहाँ देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 60 क्रिमिनल केसेस मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज थे, जिनमें 16 मर्डर केसेस थे। आप याद रखिए, वॉल्यूम देखिए इस व्यक्ति के ऊपर कितने केसेस थे। 60 क्रिमिनल केसेस, 16 मर्डर केसेस, और 1986 में इसके ऊपर पहला मर्डर का केस दर्ज किया जाता है, और 2022 में इन्हें कन्विक्ट किया जाता है। देखिए इस आदमी का चरित्र देखिए, चलन देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव का ये सबसे प्यारा लाडला व्यक्ति था। मुलायम सिंह यादव इसे हमेशा एक अपने चहेते के रूप में देखते थे, और उन्होंने चहेते के रूप में इसे आगे बढ़ाया। और जब कृष्णानंद राय ने इनके भाई को हराया तो तब एक केस में इन्हें कन्विक्ट किया गया, और उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे। जेल में बैठ के इन्होंने मुन्ना बजरंगी, जो एक शार्प शूटर थे,
उसके बारे में किसी अपने अलग वीडियो में बात करेंगे। उसके सहयोग से उन्होंने कृष्णानंद राय की हत्या की पूरी साजिश रची और कहा ये चाहता है कि कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, जब कोई ऐसी घटना होती है तो व्यक्ति कई बार लापरवाही कर देता है। और जिस दिन कृष्णानंद राय की हत्या की गई, कृष्णानंद राय ने वस्तुतः उसी दिन किसी एक गांव में क्रिकेट की टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जाना था। जैसे ही कृष्णानंद राय अपने क्रिकेट की टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए अपने घर से निकले, पहले वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी और एक साधारण व्हीकल से चलने लगे और उनके साथ उनके गनर भी थे। लेकिन कहा यह जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने जब रास्ता, जो वो गली थी, वो बिल्कुल संकरी सी पतली सी गली थी, यहाँ से इनकी गाड़ी गुजर रही थी, तो सामने से मुन्ना बजरंगी अपनी गाड़ी लेके आ गया और उन्होंने इसकी कानवाई को रोक दी, इनके रास्ते को रोक दिया। जैसे ही इनकी गाड़ी को रोका गया, मुन्ना बजरंगी अपने शूटरों के साथ इनके ऊपर टूट पड़ा। और कहा यह जाता है कि ये वही मुन्ना बजरंगी है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की आप कह सकते हैं जो गैंगवार में थे, ये पहला व्यक्ति था जिसने AK-47 का इस्तेमाल शुरू किया था। उससे पहले उत्तर प्रदेश में अधिकतर कट्टों का इस्तेमाल किया जाता था, देसी बमों का इस्तेमाल किया जाता था। मुन्ना बजरंगी एक ऐसा पहला व्यक्ति था जो AK-47 लेके आया और उसने AK-47 से दनादन कृष्णानंद राय के काफिले पे हमला बोल दिया। लगभग 400 बुलेट्स उस समय फायर किए गए और कृष्णानंद राय के शरीर को छलनी कर दिया गया। कृष्णानंद राय समेत 6 लोग इस हत्याकांड में मारे गए। और कहा यह जाता है कि मुन्ना और उस समय मोहम्मद अंसारी, मुख्तार अंसारी जेल में था और मुख्तार अंसारी ने जेल में से अपने किसी व्यक्ति को फ़ोन करके ये बताया था कि मुन्ना ने अपना काम कर दिया। तो इस प्रकार, और जब ये सारा हत्याकांड हुआ तो ब्रजेश सिंह भी ये समझ गया कि अभी मुख्तार अंसारी गैंग से टकराना उचित नहीं होगा, तो वो भी चुपके से उत्तर प्रदेश से भाग निकला और खैर उसे 2005 में उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। और इस प्रकार ये मुख्तार अंसारी की जो गुंडागर्दी थी ये चलती रही। और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने इस प्रकार की एक्सटॉर्शन से उत्तर प्रदेश में शुरू की। हत्या, जो भी सामने आता था उसे मार दिया जाता था, जो भी इनके आगे सर उठाता था उसे कुचल दिया जाता था। और एक किस्म से मऊ में एक बार जो दंगे भड़काए गए थे जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। और कर्फ्यू के दौरान सभी ने वो विजुअल से दृश्य देखे होंगे कि इस प्रकार मुख्तार अंसारी एक जिप्सी पे बैठ के अपने गनर्स के साथ लोगों को दंगा करने के लिए उकसाता रहता था। ये वही मुख्तार अंसारी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी का आप एक राजनीतिक दबदबा देखिए। मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं, जिनका राजनीति में अपना नाम है, जिन्होंने एक बिल्कुल स्वच्छ राजनीति की है, जब वो बनारस से चुनाव लड़ते हैं और मुख्तार अंसारी उनके खिलाफ चुनाव में उतरते हैं और चुनाव में उतरते नहीं है, मुकाबला इतना कड़ा हो जाता है कि मुरली मनोहर जोशी मात्र 17,000 वोट से वो चुनाव जीतते हैं और उनकी जीत का मजा भी किरकिरा हो जाता है। और मुरली मनोहर जोशी ने भी उस समय कहा था कि यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चिंतनीय पल है कि एक गैंगस्टर, इतना दबदबा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार उतरते हैं और मुरली मनोहर जोशी 17,000 वोटों से ये चुनाव जीत पाते हैं। और दूसरी तरफ एक विडंबना देखिए, उत्तर प्रदेश के ये एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, इस बार भी वो उम्मीदवार हैं। इनके भाई कृष्णानंद राय की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने की थी। मुख्तार अंसारी, याद रखिए, मुख्तार अंसारी वही व्यक्ति है जिसने अजय राय के भाई की हत्या की थी। और अजय राय उस समय महज 22 वर्ष के थे। और आज सबसे बड़ी चिंतनीय विषय यह है कि जब मुख्तार अंसारी जैसे गुंडा, जैसे व्यक्ति जो एक देशद्रोह का पर्याय है, आज जब जेल में उसकी मृत्यु होती है और कांग्रेस उसके ऊपर एक ट्वीट करती है कि मुख्तार अंसारी जी की हत्या का हमें बेहद शौक है। ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई मृत्यु या हत्या का हमें बेहद शोभ है। और अजय राय, वस्तुतः अजय राय भी आज क्या सोच रहे होंगे। और अजय राय जिन्होंने अपने भाई
की हत्या के लिए, जिनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने की थी, उसके लिए अकेले संघर्ष किया और इस संघर्ष में कहीं भी कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। ये उनके लिए भी एक सोचने का पल है कि अजय राय को भी सोचना चाहिए कि वो किस दल से, उस किस सरकार और किस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वही सरकार, जिस दल की सरकार आज देश और प्रदेश में है, उसी सरकार ने आज आपको न्याय दिलाया है। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी दिला दें कि जब अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ पर्चा भरा था, तो उस समय मुख्तार अंसारी ने भी पर्चा भरा था। बहरहाल बाद में उन्होंने अपना ये पर्चा विड्रॉ कर लिया था कि वो कहते थे कि मैं नहीं चाहता था कि किसी प्रकार के सेकुलर वोट डिवाइड हों। ये सारी परिस्थितियां आज आपके सामने हैं और ये सारी चीज़ें आज आपके सामने हैं। और ये हम आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जो आज के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जब एक समय जब उत्तर प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी नाम एक संगठन चलाते थे, तो उस दौरान आजमगढ़ में हिंदुओं को जब उत्पीड़न किए जाने लगा, हिंदुओं को जब मारे जाने लगा, उनको उनके अधिकारों से कुचले जाने लगा, एक किस्म की हिंदुओं पर अत्याचार किए जाने लगा, तो उस समय योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू युवा सैनिक के साथ वहाँ पे आजमगढ़ में एक रैली करने का निर्णय लिया। और कहा यह जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ लगभग 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ में अपनी एक रैली सभा करने जा रहे थे, तो रास्ते में वो रुके और रुककर उन्होंने चाय पी और फिर दोबारा जब आगे चल पड़े तो योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी पे हमला किया जाता है, पथराव किया जाता है, बाद में गोलीबारी की जाती है और वो योगी आदित्यनाथ महज बाल बच जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ बच भी इसलिए जाते हैं क्योंकि जो मुख्तार अंसारी गैंग को जो सूचना थी, उस सूचना में यह कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ 7वीं नंबर की गाड़ी में बैठे हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ चाय पीने के लिए किसी स्थान पर रुके तो उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली। तो सारे हमले का भी मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी था। लेकिन मुख्तार अंसारी के बुरे दिन तब शुरू हुए जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और उनके वो शब्द थे कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने दर्शाया। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, इनके खिलाफ जो केसेस थे उनकी जांच शुरू हुई। लेकिन इस व्यक्ति का दबदबा देखिए, इस व्यक्ति ने एक झूठा केस अपने ऊपर पंजाब में दर्ज कराया और पंजाब सरकार, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके पंजाब की जेल में बंद कर दिया। ये सब मिलीभगत थी, एक झूठा केस दर्ज कराया गया। और कांग्रेस सरकार, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कहा यह जाता था कि जेल मंत्री के साथ, जो कांग्रेस की जेल मंत्री थे, उनके साथ मुख्तार अंसारी के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाके सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश ने कहा कि इस व्यक्ति को यूपी की जेल में ट्रांसफर किया जाए, हमें यहाँ पे इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है। लेकिन कांग्रेस सरकार की हर तरह से कोर्ट में लड़ाई लड़ती गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह लड़ाई जीती। और हाल ही में जो पंजाब की सरकार है, उसके जेल मंत्री ने यह कहा कि देखिए कांग्रेस किस, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि लगभग 55 लाख का एक बिल जो है सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने सब में केंद्र हमारी सरकार को भेजा है और सरकार से लिया है। ये वो बिल है जो कांग्रेस सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता थे वो 11 लाख रुपए की पेशी के लेते थे और इसी पेशी को लेके वो मुख्तार अंसारी की 5 पेशीज हुई और 55 लाख रुपए का भारी भरकम बिल सरकार को देना पड़ा। तो इस प्रकार कांग्रेस किस प्रकार ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने जो एकांत का प्रयास थे, जिन्होंने ना जाने कितने मासूम लोगों की हत्या की, जिन्होंने कितने ना जाने मासूम लोगों को, बच्चों को उस दिशा में धकेला जिस दिशा का अंत केवल मौत, जिस दिशा का अंत केवल इनकाउंटर होता है। और उसके बाद आप सबको पता है कि जब मुख्तार अंसारी को सजाएं 2005 में जब ये गिरफ्तार हुए, बहरहाल 2005 के बाद वे जेल में थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतना जेल में मौज मस्ती थी और ये कहा जाता था कि जेल में जब ये होते थे, इनका जब मन करता था अपनी परिवार के साथ ये हजरत बल यहाँ घूमने चले जाते थे, डिनर करते थे, रात को आके दोबारा जेल में चले जाते थे। और एक प्रकार आपको एक जेल अधिकारी का भी याद होगा कि इस प्रकार एक जेल अधिकारी ने ये सुविधाएं देने से मना कर दिया, तो उस अधिकारी को मुलायम सिंह यादव ने सरकार ने नौकरी से ही निकाल दिया था। उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया कि उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा।
जो भी इनके आड़े आता था उसे या तो मार दिया जाता था, धमकाया जाता था, या इनके हुक्म का गुलाम बनाया जाता था। बहरहाल जब योगी आदित्यनाथ आए, उनकी सरकार ने जब पैरवी शुरू की, फिर उसके बाद धनाधन इनके ऊपर फैसले आने लगे। किसी केस में 5 साल, किसी में 7 साल, किसी में 10 साल, और कृष्णानंद राय की हत्या में उम्र कैद की सजा हुई। और बहरहाल अब जब जेल में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हुई, और उसके मौत के बाद सियासत देखिए, समाजवादी पार्टी ट्वीट करके दुख जताती है, कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी जी कहती है, और उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होने की कोशिश करती है जो व्यक्ति ना जाने कितनी हत्याएं की हैं, जिस व्यक्ति ने कितने मासूम बच्चों को कुचला है, जितने व्यक्ति ने कितने मासूम बच्चों को कुचला है, जिस व्यक्ति ने ना जाने कितने बेरोजगार युवाओं को पथभ्रष्ट किया है, उस व्यक्ति के पक्ष में समाजवादी, कांग्रेस, ये सब लोग खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और कांग्रेस को थोड़ा सोचना भी चाहिए कि उन्हीं के पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उसके भाई की हत्या भी इसी व्यक्ति ने की थी। और बहरहाल यह मुख्तार अब्बास अंसारी के बारे में एक विश्लेषण था जो मैं आपके साथ करना चाहता था, और आप सब लोगों को भी ये देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि आप क्या सोचते हैं मुख्तार अब्बास अंसारी के बारे में। ऐसा व्यक्ति जिसकी आप यदि जन्म कुंडली से लेकर उसकी कर्म कुंडली खंगालें तो उस व्यक्ति ने ना जाने कितने पाप किए हैं। उन पापों को यदि हम गिनाना शुरू कर जाएं तो 2 घंटे भी कम है, इतनी उसकी पापों की लिस्ट है। बहरहाल ये एक विश्लेषण था, और अंत में आप सभी से यह निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाएं, क्योंकि आपके इस छोटे से प्रयास से हमें वो ताकत मिलती है, मुझे वो ताकत मिलती है कि मैं किसी नए विषय के ऊपर रिसर्च करूं और आपके समक्ष रखूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।